नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति में मनोज जरांगे पाटिल जी, जिन्होंने मराठा आरक्षण के लिए एक काफी बड़ा योगदान दिया भी है, उन्होंने हाल ही में एक नए फॉर्मूले की घोषणा की और ये फॉर्मूला था मराठा, मुस्लिम और दलितों का। उनका ये कहना था कि अगर मराठा, मुस्लिम और दलित इकट्ठा होकर किसी भी उम्मीदवार को वोट कर दे तो वो उम्मीदवार या फिर वो पार्टी महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव को जीत सकती है। लेकिन दोस्तों, हमें आज ये देखना है क्या सच में ये पॉसिबल सिनेरियो भी है या नहीं, और अगर ये पॉसिबल सिनेरियो है तो क्या मनोज जरांगे पाटिल जी ही पहले इंसान है जिन्होंने इस फॉर्मूला को ढूंढ के निकाला है, या फिर इसके पहले भी कुछ राजनीतिक नेताओं ने इस फॉर्मूला को यूज करने की कोशिश की और वो इस फॉर्मूला को यूज करने में पूरी तरीके से नाकाम रहे। तो हम दोनों बातों के ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला डिस्कशन पॉइंट ये है कि क्या यह फॉर्मूला सच में प्रस्तापित हो सकता है, मतलब सक्सेसफुल हो सकता भी है या नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले तो दो महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला मुद्दा इनमें यह है अलग अलग महत्वाकांक्षाएं। मराठा, मुस्लिम और दलित, इन तीनों की ही अलग अलग महत्वाकांक्षाएं अभी के महाराष्ट्र की राजनीति में जरूर है। मराठा समाज की जो महत्वाकांक्षा है वो खास तौर पे मराठा आरक्षण की है, और उसमें भी ओबीसी के अंदर से मराठा आरक्षण की है, जो कि मराठा आरक्षण टिकने वाली राजनीति हम उन्हें कह सकते हैं। लेकिन क्या यही महत्वाकांक्षा दलित और मुसलमानों की है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक की जो महत्वाकांक्षा है वो खास तौर पे एंटी हिंदू वोट बैंक की है। मतलब जो हिंदुत्व की वोट बैंक या फिर जो हिंदुत्व की राजनीति अभी बीजेपी या फिर महायुति की सरकार कर रही है, उसको कहीं ना कहीं काट देने के लिए अभी महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट बैंक एक गट्ठा हुआ दिख रहा है, और यही ट्रेंड लोकसभा में भी देखा गया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो महत्वाकांक्षा मराठा समाज की है वही महत्वाकांक्षा आज के दिन में मुस्लिम समाज की है। तो ये काफी हद तक हो सकता है कि जहां कहीं भी उम्मीदवार मराठा हो वहां पर मुस्लिम उस तादाद में वोट ना करें। वैसे ही क्या दलितों की भी सेम महत्वाकांक्षा है? तो बिल्कुल नहीं। आज के महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव में देखें तो दलितों की एज सच कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, या फिर अगर उनकी महत्वाकांक्षा है तो भी वो सरकार में शामिल होने तक ही सीमित है। ना ही वो किसी विशिष्ट पार्टी के समर्थन में है और ना ही वो किसी विशिष्ट पार्टी के खिलाफ है। लोकसभा चुनाव में इसी दलित फैक्टर ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया था, क्योंकि उस वक्त संविधान को बदलने का नैरेटिव चल रहा था। लेकिन क्या यह नैरेटिव आज के स्थिति में प्रस्तापित हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि मराठा, मुस्लिम और दलित, इन तीनों ही गुट की अपनी अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षा है, और जब तक ये तीनों महत्वाकांक्षा एक साथ नहीं आती तब तक इस तरीके का कोई भी कॉम्बिनेशन महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं चल सकता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपके कुछ सुझाव है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो है अलग अलग विचारधारा। अगर आप देखोगे तो मराठा समाज में भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो हिंदुत्व की विचारधारा को फॉलो करता है। दलितों में भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो खुद को हिंदू दलित होने के नाम से संबोधित करता है। इतना ही नहीं तो मुसलमानों के बीच भी एक बड़ा वर्ग है जो हिंदुत्व के खिलाफ राजनीति करता है, यानी वो एंटी हिंदू वोट बैंक की तरफ झुकता है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा, या फिर मैं इस तरीके से भी इसको कह सकता हूं कि ये एक इम्पॉसिबल मिशन है जो मनोज जरांगे पाटिल जी को लग रहा है कि वो हासिल कर लेंगे। क्योंकि जब असली चुनाव की बारी आएगी, जब चुनाव में वोट डालने की बारी आएगी, तब हो सकता है मराठा समाज में भी जो गुट हिंदुत्व की तरफ झुका हुआ है वो शायद एक ऐसे कैंडिडेट को वोट करने चले जाए जो हिंदुत्व की तरफ ज्यादा झुकाव रखता हो, या फिर इसी तरीके से मुसलमानों में भी ऐसा गुट हो सकता है जो एंटी हिंदू वोट बैंक के लिए किसी अपने खुद के मुस्लिम समाज के नेतृत्व को वोट देने के लिए चला जाए, और यही सेम चीज दलित समुदाय में भी हो सकती है। तो इसीलिए ये एक काफी इम्पॉसिबल जैसी सिचुएशन है कि मराठा, मुस्लिम और दलित, इन तीनों गुटों को एक साथ करके आप उन्हें एज अ वोट बैंक के तौर पर पेश कर रहे हो। अब दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा है क्या मनोज जरांगे पाटिल जी ही पहले ऐसे राजनीतिक नेता हैं, या फिर
कोई सामाजिक नेता है कि जिन्होंने इसके बारे में सोचा होगा? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसके पहले भी इस तरीके का चुनावी गणित काफी बार कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से शरद पवार जी ने और काफी अलग नेताओं ने भी आजमाने की कोशिश की है। मतलब कांग्रेस ने तो एक बार AR अंतुले जैसे एक मुस्लिम व्यक्ति को भी चीफ मिनिस्टर बनाया था, लेकिन क्या वो इस तरीके की गणित को साधने में सफल रही? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। और क्यों? तो इसके पहले मैंने जो पहले 2 रीजन दिए हैं वही इसके लिए भी लागू होते हैं। ये काफी इम्पॉसिबल ऐसी चीज है जो अचीव करना हो, और इसीलिए इसमें शरद पवार जी भी कभी सक्सेसफुल नहीं रहे। इसीलिए अगर आप देखोगे तो शरद पवार जी का भी बहुत ज़्यादा जो मराठा वर्ग है या फिर जो मराठा तबका उन्हें वोट करने जाता है वो भी पश्चिम महाराष्ट्र में तक ही सीमित है। ना कभी वो विदर्भ में जा पाया है, ना मराठवाड़ा में, और ना ही मुंबई या कोंकण में। और पश्चिम महाराष्ट्र में भी वो इसलिए सीमित है क्योंकि वहां पर जो मराठा समाज की राजनीति होती है वो राजनीति सहकार की राजनीति होती है, या फिर आप उसे बोल सकते हो कि वो राजनीति एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के आसपास संलग्नित है। लेकिन वही सेम राजनीति मराठवाड़ा, विदर्भ या कोंकण, मुंबई इनमें नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो मराठा समाज शरद पवार जी के पीछे पश्चिम महाराष्ट्र में खड़ा रहता है, हो सकता है कि वही मराठा समाज शरद पवार जी के खिलाफ मराठवाड़ा में, विदर्भ में या फिर मुंबई में काम करता हो। और यही सेम चीज मुसलमानों के लिए भी लागू होती है, और यही सेम चीज दलितों के लिए भी लागू होती है। तो ऐसा नहीं है कि जरांगे पाटिल जी ही पहले ऐसे इंसान है जिन्होंने इस फॉर्मूले को निकाला है। इसके पहले भी ये फॉर्मूला काफी बार यूज हो चुका है, लेकिन उसका कोई भी बड़ा परिणाम नहीं आ पाया है। और मुझे भी यही लगता है दोस्तों कि इस तरीके का जो एक्सपेरिमेंट मनोज जरांगे पाटिल जी करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उसमें सफल हो पाएंगे। और अगर वो सफल हो गए तो जरूर ये राजनीतिक विश्लेषकों के लिए सीखने वाली बात होगी और सभी राजनीतिक दलों के लिए भी सीखने वाली बात होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।